हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंचला मीरे और मैं आज एमएससी सेकेंड सेम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिजिड रोटर मॉडल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 1 मार्क्स में भी डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं और 6 मार्क्स में भी इसके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिजिड रोटर मॉडल। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। The rigid rotor is a mechanical model of rotating system। बेसिकली देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में कि रिजिड रोटर मॉडल जो है वो 3 डायमेंशनल रोटेटिंग मैकेनिकल मॉडल होता है और इसमें कोई 2 मॉलिक्यूल जो है वो 3D में क्या करते हैं, रोटेट होते रहते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन व्हाट इज़ रिजिड रोटर मॉडल करके 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेशन भी इसकी बहुत आईएमपी होती है। तो रिजिड रोटर मॉडल क्या होते हैं? रिजिड रोटर मीन्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डू नॉट चेंज एज दे रोटेट। मीन्स रिजिड रोटर मॉडल वे मॉडल होते हैं जो जब रोटेट होते हैं तो अपना जो इंटर न्यूक्लियर स्पेस होता है, जो 2 मॉलिक्यूल के बीच की दूरी होती है, वो चेंज नहीं करते। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? रिजिड रोटर मॉडल कहलाते हैं। तो चलिए अब रिजिड रोटर मॉडल के लिए डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले सपोज करते हैं कि कोई 2 पार्टिकल या मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहे हैं, 3D में रोटेट हो रहे हैं। तो अगर इसकी मास को हम m1 माने तो पहले मॉलिक्यूल के लिए m1 हो जाएगी मास और दूसरे मॉलिक्यूल के लिए m2, और रेडियस सिमिलरली पहले मॉलिक्यूल के लिए r1 और दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। और इसी प्रकार जो C है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर लेते हैं, मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई एंगल ऐसे सपोज कर लेते हैं जिससे ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, रोटेट होते होंगे, और इस रोटेशन को ओमेगा से शो करते हैं। और जो 2 मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं उसकी दूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पहले मॉलिक्यूल की दूरी और दूसरे मॉलिक्यूल की दूरी क्या होती है, सिमिलर होती है। और इसके पहले मॉलिक्यूल के बीच की दूरी r1 रेडियस को ले लेते हैं और दूसरे की r2 ले लेते हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो टोटल r की वैल्यू है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। और उसी प्रकार जो टोटल हमारा मास है वो m1 प्लस m2 से मिलके बनी है। और हमने बताया कि जो 2 मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं उसके बीच की दूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स C से क्या है, समान है, इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। और चूंकि हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर होता है। चूँकि हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसको पहले मॉलिक्यूल के लिए क्या ले लेंगे, m1 r1 का स्क्वायर, और दूसरे मॉलिक्यूल के लिए m2 r2 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे r 2 बार है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, m1 r1 और r1 2 बार और m2 r2 और r2 2 बार। तो इन दोनों टर्म्स में r1 और r2 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे r1, और बचा क्या हमारा m1 और r1 उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। सिमिलरली इधर r2 कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में क्या बचा, m2 और r2 बचा। और इस प्रकार हम इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इक्वेशन जो फर्स्ट है और सेकेंड है इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो m1 और r1 की वैल्यू है उसको हम m2 r2 भी लिख सकते हैं, और r2 और m2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m1 r1 लिख सकते हैं। तो जो ये वाली वैल्यू है उसको हम इसमें पुट कर देते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 और r1 की वैल्यू क्या लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, m2 और r2, और ये r1 अपने जगह पे है। और सिमिलरली यहाँ m2 और r2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, r1 और r2
तो यहाँ हमने लिख दिया M1 और R1, और ये R2 जो है वो अपनी जगह पे है। तो इस प्रकार इसमें जो कॉमन पॉइंट है उसको फिर से बाहर निकाल लेंगे। इसमें कौन सा पॉइंट कॉमन है, तो दोनों में जो R1 है और इधर से क्या है R2 है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो R एक साइड हो जाएगा, और मतलब यहाँ कॉमन नहीं निकालते, जो सेम टर्म है M1 और M1 और R1 और R1 उसको एक साइड कर लेते हैं। तो हमको जो है वो इक्वेशन 3 मिलेगा। इक्वेशन 3 मिलने के बाद हमने देखा था कि रेडियस क्या है, बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस मीन्स R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम दो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए हम R को इधर ले आ सकते हैं, तो हमको R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो R1 की वैल्यू के लिए देखते हैं, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस R2। तो ये वाली जो वैल्यू है R1 इज इक्वल टू R माइनस 2, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, M1 R1 इज इक्वल टू M2 इंटू R2, M2 इंटू क्या था R2 था, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमारा जो M1 है वो M1, और यहाँ पे R1 जो है उसके जगह पे हम R माइनस 1 लिख दिए, और उसके इक्वल में M2 R2 है वो सिमिलर है। मतलब यहाँ पे R1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दिए, पुट कर दिए। फिर यहाँ से हम M1 को क्या कराते हैं, इसके एंटर कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, M1 R हो जाएगा, फिर M1 R2 हो जाएगा, इक्वल में M2 R2 है। उसके बाद यहाँ पे हम सिमिलर टर्म को जो R2 वाला है उसको एक साइड कर देंगे, तो जो ये वाली वैल्यू है उसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा M1 R इज इक्वल टू R2 M1 और M2, मीन्स यहाँ पे ये वाले टर्म को हमने इधर ले आया। उसके बाद उसमें से जो कॉमन था उसको बाहर निकालेंगे, तो दोनों पॉइंट में कौन सा कॉमन है, R2 और R2 कॉमन है, तो ये R2 बाहर निकल गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, M1 और M2 बचा। तो इस प्रकार हम यहाँ R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R2 इज इक्वल टू, ये वाले R2 को इधर ले आते हैं, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये M1 R इधर आ जाएगा, M1 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। इस प्रकार हमको जो है वो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमको R2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। और सिमिलरली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू निकालने के लिए हमको इक्वेशन 4 से क्या करना होगा, R2 यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो इक्वेशन 4 से देखते हैं, ये वाले इक्वेशन 4 से, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस 1 हो जाएगा। तो फिर हम इसको किसमें, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 था। तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे, ये जो R2 है उसकी ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे R2 में, तो हम पुट कर देंगे। तो इस प्रकार हमको ये वाले प्रोसेस को फॉलो करने से हमको जो है वो R1 की वैल्यू मिल जाएगी, और हम ये R1 की वैल्यू हमने निकाल लिया। बिल्कुल ये वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमको ये R1 की वैल्यू की क्या मिल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी R1 की वैल्यू। फिर हमको यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू मिल गई, तो ये R1 और R2 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम अब R1 और R2 की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।
तो पुट करने के बाद हमको R1 और R2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला इक्वेशन मिलेगा और यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे I इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और चूँकि जो ये वाला टर्म है वो इक्वल होता है किसके, म्यू के, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो ये वाले इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आई हो गया अपना और आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर हमको मिलेगा और यहाँ म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है। तो अगर आपको पूछेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इक्वेशन निकालिए करके, तो आप यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, जड़त्व आघूर्ण के लिए। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आगे पूछा जाए तो आप आगे इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो E इज इक्वल टू हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। चूँकि हम 2 मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको m1v1 और m2v2 लेंगे और यहाँ पे v1 और v2 क्या है, हमारा लीनियर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से हम ये इसकी वैल्यू जो हमारी जो ये लीनियर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे दोनों में क्या कॉमन है, तो 1/2 कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दिए और क्या बच गया, यहाँ से m1 और r1 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपना m1 r1 का स्क्वायर, ये m2 r2 का स्क्वायर, ये m2 r2 का स्क्वायर अपना हो गया। और यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे जो ये वाला टर्म है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ये वाला जो है किसके इक्वल होता है, ये I के इक्वल होता है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके इक्वल होता है। तो हम इसके प्लेस पे I लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ ये अपना ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर और इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको इक्वेशन क्या मिलता है, E इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर I मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम I से इसको I अपॉन I से मल्टीप्लाई कर देंगे, I अपॉन I से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हमको इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिलेगा ये, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या मिला हमको, हाफ ओमेगा स्क्वायर I स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ से 2I हो जाएगा। ये इसको और कैसे लिख सकते हैं, हाफ ओमेगा I का होल स्क्वायर अपॉन 2I हो सकता है। दोनों में से कोई भी लिखे सही है, कोई एक लिखना है। उसके बाद इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2I। फिर यहाँ पे हम ये जो अपना I ओमेगा स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है जो हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पावर है तो हम इसको L स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे L की वैल्यू थी, यहाँ पे 2 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये वाला इक्वेशन हमको E इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2I मिला। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू I ओमेगा और यहाँ पे जो हमारा
एंगुलर मोमेंटम के लिए देख रहे हैं जे के लिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, L इज इक्वल टू √J प्लस 1 H/2 होता है, 2 होता है। फिर ये वाली वैल्यू को हम, जो L की वैल्यू है, इसको अपने इक्वेशन नंबर 8 में क्या करते हैं, पुट करते हैं इस L के स्थान पे, तो हमको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे L के जगह पे, तो EJ इक्वल क्या हो जाएगा, √J प्लस 1 H/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2I होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली इक्वेशन नंबर 9 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 9 कुछ इस प्रकार मिलेगा हमको। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 9 हो गया, जिसमें क्या है, EJ इज इक्वल टू H² अपॉन 8πIJ प्लस 1, जहाँ यहाँ पे J क्या है, रोटेशन क्वांटम नंबर है। जो ये J है वो रोटेशन क्वांटम नंबर है, और इसकी वैल्यू हम 0 से 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो रोटेशन बैंड मिलते हैं वो कितने अलो होते हैं और कितने फॉरबिटन होते हैं। जो अलाउड होते हैं वही यहाँ पे मिलते हैं। जैसे J की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला EJ इज इक्वल टू H² अपॉन 8πI मिल जाएगा, ये होता है। तो इसको हम, इसकी जो वैल्यू है वो B के इक्वल होती है, और B क्या होता है, हमारा रोटेशनल कांस्टेंट होता है। तो हम जो ये पूरी वैल्यू है H² अपॉन πI, ये वाली वैल्यू, उसको हम B से रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन 9 है वो हमको कुछ ये वाले इक्वेशन की तरह मिलेगी, ये वाले इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ पे क्या था, EJ था, वो EJ अपने जगह पे है, और ये वाले टर्म के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ पे J नहीं रहेगा, H² अपॉन 8π के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, और J अपनी जगह पे है, और ब्रैकेट में J प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी के लिए फॉर्मूला मिल गया। और इसमें हम अब J की वैल्यू रख के जितने अलो जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने रखा J इज इक्वल टू 0, तो हमको यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या मिली, 0 मिली। और यहाँ पे रखा हमने J इज इक्वल टू 1, तो हमको यहाँ पे ये वैल्यू मिली। और J इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू मिली, J इज इक्वल टू 3 रखे तो ये वाली वैल्यू मिली। मीन्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे J की वैल्यू रखने से जितने भी अलो जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं वो हमको मिलेंगी। और यहाँ पे हमने कुछ जो मिले हैं वो स्पेक्ट्रम लाइंस इस प्रकार हमने इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जो हमने J की वैल्यू पुट की थी वो यहाँ पे दिखती है। ये देखिए, हमने 0 एनर्जी लेवल यहाँ फाइंड आउट किया था। ये J इज इक्वल टू हमने जब 0 रखा था तो 0 एनर्जी लेवल थी। J इज इक्वल टू हमने जब 1 रखा था तो ये वाली एनर्जी लेवल मिली। जब 2 रखे तो ये 6B मिला, और 3 रखे तब 12B, और यहाँ पे 20B। तो इस प्रकार हम एनर्जी लेवल के लिए भी फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर एनर्जी लेवल के लिए फार्मूला बोले तो एनर्जी लेवल के लिए हमारा जो फाइनली फार्मूला है वो ये वाला होगा। और हमको जो है वो इस प्रकार क्या मिलेगा, एनर्जी बैंड मिलेगा। तो आप एनर्जी लेवल के लिए यहाँ तक फार्मूला निकाल सकते हैं। जो ये वाला फार्मूला है वो हमारा फाइनली एनर्जी के लिए फार्मूला है। और अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए फार्मूला बोले तो आप यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसमें हम आगे आइसोटोप पर इफ़ेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, तो आप
आप नीचे लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।